नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अपने देश वापस भेजने के मामले में कौन सा देश नंबर 1 है? हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था से एक बहुत बड़ी खबर आई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने इनवर्ड रेमिटेंस यानी जो पैसा हमारे एनआरआई भाई बहन विदेशों से घर भेजते हैं उसमें $110.47 बिलियन का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन यह हमारी इकोनॉमी की कमजोरियों को हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकता। आज के वीडियो में हम इसी को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे कि आखिर ये रेमिटेंस इकोनॉमी को कैसे बचा रहा है और इसके पीछे छिपी चिंताएं क्या हैं। सबसे पहले एजुकेशनल नजरिए से समझते हैं कि रेमिटेंसेस क्या होते हैं। जब कोई भारतीय नागरिक विदेश में काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा भारत में अपने परिवार या सगे संबंधियों को भेजता है तो उसे वर्कर्स रेमिटेंस कहते हैं। यह हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी के करंट अकाउंट के तहत सेकेंडरी इनकम या प्राइवेट ट्रांसफर्स का हिस्सा होता है। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इसमें 26% की भारी ग्रोथ क्यों देखी गई? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, वेस्ट एशिया क्राइसिस। खाड़ी देशों में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण वहां काम कर रहे भारतीयों ने एहतियात के तौर पर अपनी बचत का बड़ा हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए भारत भेजना शुरू कर दिया है। दूसरा, रुपी डेप्रिसिएशन यानी रुपए की कमजोरी। इस दौरान डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया थोड़ा कमजोर हुआ। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशों से भेजे गए $1 के बदले भारत में ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस आर्बिट्रेज यानी मुनाफे के मौके का फायदा उठाने के लिए प्रवासियों ने तेजी से पैसे भेजे। अब बात करते हैं कि इस $110 बिलियन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला। भारत के एक्सटर्नल सेक्टर के लिए यह एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। पहला, करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालना। भारत एक नेट इंपोर्टर देश है, मतलब हम सामान बाहर बेचते कम हैं और कच्चा तेल जैसी चीजें खरीदते ज्यादा हैं। इससे हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा बढ़ जाता है। लेकिन यह जो रेमिटेंस का पैसा आता है यह उस घाटे को काफी हद तक पाट देता है और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखता है। दूसरा, रुपए को मजबूती देना। जब विदेशी मुद्रा भारत आती है तो बाजार में रुपए की डिमांड बनी रहती है। इससे रुपए को एक बड़ा सपोर्ट मिला, खासकर जब विदेशी निवेशक यानी एफपीआई भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे थे। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर इतना पैसा आ रहा है तो फिर अर्थशास्त्री चिंतित क्यों हैं? क्यों इसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं माना जा रहा? इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रक्चरल कारण है। पहला, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गिरावट। रेमिटेंस घरों में खर्च करने या सेविंग्स के काम आता है। इससे फैक्ट्रियां या नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनते। देश के विकास के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होती है, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में जीडीपी के मुकाबले एफडीआई का अनुपात कम हुआ है। हम एफडीआई के बजाय रेमिटेंस पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। दूसरा, गल्फ देशों की बदलती नीतियां। परंपरागत रूप से भारत का सबसे ज्यादा रेमिटेंस गल्फ देशों से आता था, लेकिन अब वहां नेशनलाइजेशन पॉलिसी जैसे कि सऊदीयाइजेशन या एमिटाइजेशन चल रही है, जिसके तहत वे स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि अब अमेरिका और यूके से हमारा रेमिटेंस बढ़ रहा है क्योंकि वहां स्किल्ड माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन गल्फ देशों पर निर्भर रहने वाले राज्यों जैसे केरल के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। तीसरा, एआई और ऑटोमेशन का खतरा। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कारण विदेशों में एंट्री लेवल और रूटीन जॉब्स कम हो सकती हैं, जिससे भविष्य में रेमिटेंस के फ्लो पर असर पड़ सकता है। तो संक्षेप में कहें तो $110 बिलियन का यह रिकॉर्ड हमारे प्रवासी भारतीयों यानी कि इंडियन डायस्पोरा की ताकत और उनकी देशभक्ति को दिखाता है। इसने मुश्किल वक्त में हमारी इकोनॉमी को एक बेहतरीन कुशन या सुरक्षा कवच दिया है। लेकिन अगर भारत को 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो हमें केवल रेमिटेंस के भरोसे नहीं बैठना होगा। हमें अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट को मजबूत करना होगा और डोमेस्टिक लेवल पर रोजगार पैदा करने होंगे
ताकि विदेशी निवेश यानी कि FDI खुद ब खुद खिंचा चला आए। आपको क्या लगता है, भारत अपनी रेमिटेंस पर निर्भरता कम कर पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।